राम राम सभी को। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसमें आप अपना पूरा जीवन भी सीखने में निकाल दें तो आपको ये लगता है कि आज भी मैं अधूरा हूँ। आपका ये पूरा जीवन ज्योतिष सीखने और समझने के लिए कम पड़ जाता है। कंसल्टेंसी के दौरान अक्सर हमारे पास ऐसी कुंडली आती है जिन कुंडली में सीखने समझने के लिए बहुत कुछ होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसी ही कुंडली रखने वाला हूं जिसमें एस्ट्रोलॉजी लर्नर्स के लिए, ज्योतिष के जिज्ञासुओं के लिए सीखने समझने के लिए बहुत कुछ है। आप ये जन्म कुंडली देख रहे हैं, एक 19 वर्षीय लड़के की कुंडली है। मेरे पास ये कुंडली आई थी ये पूछने के लिए कि इस लड़के की कुंडली में क्या विवाह का योग है, और अगर विवाह का योग है तो किस आयु में इसका विवाह होगा। अब आप सोचिएगा कि मात्र 19 वर्ष की आयु में क्यों किसी लड़के के माता पिता को या परिवार को उसके विवाह की चिंता हुई, जबकि वर्तमान में 25-26 से पहले तो लड़कों का विवाह हो नहीं रहा। 30 साल 28 साल एक नॉर्मल सी एज हो चुकी है, और लीगली भी 21 वर्ष से पहले किसी लड़के का विवाह नहीं होता। तो मात्र 19 साल की एज में क्यों इसके विवाह की चिंता हुई। देखिएगा, वास्तव में यह लड़का मेंटली डिसेबल है। यह लड़का फिजिकली बिल्कुल फिट है, किंतु मेंटली प्रॉपरली यह साउंड नहीं कर पाता है, लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो ऐसे में इसके परिवार वालों को चिंता है कि इस लड़के का विवाह हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही योगों के ऊपर बात करेंगे जो कि किसी को जन्मजात कोई विकृति देते हैं, या फिर कुछ ऐसी बीमारी किसी व्यक्ति को दे सकते हैं जो कि परमानेंट हो, जिसका कोई इलाज ना हो सके। देखिएगा, ज्योतिष शास्त्र में जब भी बीमारियों की बात की जाती है तब जन्म कुंडली के 1st हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस का एनालिसिस किया जाता है। 1st हाउस क्योंकि लग्न का भाव है, शरीर का भाव है। कोई भी सुख होगा अथवा दुख होगा, बीमारी होगी अथवा किसी तरह का कोई एक्सीडेंट होगा, कुछ भी होगा तो लग्न को ही भोगना है, शरीर को ही भोगना है। कोई बीमारी होगा तो उसका प्रभाव शरीर पर ही आना है, कोई एक्सीडेंट होगा तो चोट शरीर को ही लगनी है, कोई ऑपरेशन होगा तो उस सर्जरी के निशान भी शरीर पर ही आना है। तो सबसे पहले तो लग्नेश की स्थिति और लग्न की स्थिति देखी जाती है। उसके बाद 6th हाउस बीमारियों का भाव है। 6th हाउस के विश्लेषण के द्वारा ही ये जाना जा सकता है कि इस व्यक्ति को कोई बीमारी होगी या नहीं होगी, उस बीमारी की नेचर कैसी होगी। इसके बाद 8th हाउस को सर्जरी का भाव माना गया है। अगर कोई बीमारी इतनी गंभीर हो रही है कि उसके लिए सर्जरी जरूरी है तो 8th हाउस का एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 8th हाउस को क्रॉनिक डिसीजेस का भाव भी माना गया है। ऐसी बीमारी जो या तो सही नहीं होंगी या फिर उस नेचर की होंगी कि आपको आजीवन दुख देंगी, अथवा 8th हाउस जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न के साथ में संबंध बनाएगा, 6th हाउस के साथ में संबंध बनाएगा, तो व्यक्ति को ऐसी बीमारी देगा जिस बीमारी का अगर निदान भी हो जाए तो उस बीमारी का निशान, उस बीमारी का प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क से, व्यक्ति के शरीर से जाएगा ही नहीं। 16 अगस्त से हमारा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। हमारे जो भी मित्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, जो भी प्रेडिक्शन बहुत ही एक्यूरेटली करना चाहते हैं, वो हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क करके बाकी की डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि 8th हाउस सर्जरी का भाव है। अगर मान लीजिएगा आपको कोई बीमारी हुई और वो बीमारी अगर ठीक भी हो गई, सर्जरी के द्वारा ठीक हो गई, तो उस सर्जरी का निशान आपके शरीर पर परमानेंट हो जाएगा। उस सर्जरी से आने वाली कमजोरी या आपके शरीर में उस सर्जरी की वजह से आई कोई भी डेफिशिएंसी परमानेंट होगी। इसलिए 8th हाउस रोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, स्पेशली जब भी कोई परमानेंट डिसीज दे। आप देखिएगा, ये कुंडली का 6th हाउस होता है। 6th हाउस का जो मल्टीपल हाउस है, 6th हाउस को जो बल देने वाला हाउस है, वो होता है 8th हाउस। किसी भी भाव से तीसरा भाव उसका वृद्धि भाव होता है, अर्थात रोग की वृद्धि कौन करेगा? 8th हाउस करेगा। रोग को क्रॉनिक कौन बनाएगा? 8th हाउस बनाएगा। इसलिए 6 और 8 का रिलेशन रोग के मैटर्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अब दो चीजें हैं ज्योतिष शास्त्र में। कई बार क्या होता है कि 6 और 8 हाउस में कोई ग्रह बैठा देखेंगे या लग्न का 6 और 8 से रिलेशन बनेगा, तो साधारणतः ये मान लेते हैं कि कुंडली बहुत कमजोर हो गई और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना होगा।
देखिएगा ये अधूरा सच है। हर भाव के अपने कुछ शुभ प्रभाव हैं और कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। तो 6th हाउस रोग का भाव है, तो ऐसा तो कोई व्यक्ति होगा नहीं जिस व्यक्ति को जीवन में कभी कोई रोग हुआ ना हो। तो 6th हाउस से रोग का विचार कीजिएगा। ये विचार मत कीजिएगा कि लग्नेश का 6th हाउस से संबंध बन गया, या कोई ग्रह 6th हाउस में बैठ गया, या 6th लॉर्ड किसी ग्रह के साथ बैठ गया तो व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष बढ़ जाएगा। मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा कि 6th हाउस ही वो भाव भी है जो कि आपको जीवन में बड़ी सक्सेस देता है, क्योंकि आपके अंदर कंप्लीट करने की क्वालिटी भी देता है। तो केवल किसी एक भाव से कभी भी निर्णय मत लीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि 1, 6, 8, 12, अगर इन चारों भावों का एक साथ संबंध बने, इन चारों भावों के स्वामी एक साथ आपस में रिलेशंस बनाए, साथ में गुरु, चंद्र, सूर्य आदि ग्रह पीड़ित हो, तब उस स्थिति में हम पहुंच सकते हैं, उस कंक्लूजन में हम पहुंच सकते हैं कि इस व्यक्ति को कोई क्रॉनिक डिसीज होगी। और वो भी कब होगी? जब गोचर और दशा उन चीज़ों को सिग्निफाई करेगा। जन्म जात अगर बीमारी देखनी है तो उसके भी रूल्स मैं आपको आगे बता रहा हूँ। आप अगर वीडियो में बने रहेंगे तो काफ़ी कुछ आज आपको इसमें सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो 8th हाउस आपको उस तरह की बीमारी देगा। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति को किसी बीमारी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी सर्जरी की वजह से बॉडी में किसी तरह का डिफेक्ट आता है, कोई परमानेंट डेफिशिएंसी आती है, तो वह जन्म कुंडली के 12th हाउस के द्वारा देखी जाएगी। क्योंकि 12th हाउस क्या है? लग्न का लॉस, शरीर का लॉस। अगर शरीर में किसी भी तरह का लॉस होगा तो वो 12th हाउस के द्वारा देखा जाएगा। 12th हाउस ही हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है। यानी कि अगर शरीर में किसी तरह का लॉस होगा, आप सर्जरी कराने गए, डॉक्टर ने मान लीजिएगा आपके शरीर का कोई अंग काट दिया, या सर्जरी के दौरान अंदर से कुछ निकाला आपके शरीर में से, तो वो हॉस्पिटल जाकर ही होगा। तो 12th हाउस हॉस्पिटल का हो गया, और क्योंकि लग्न का था, शरीर का लॉस हो रहा, तो उस डिफेक्ट का हो गया। तो 6 भाव ने आपको रोक दिया, 8th हाउस ने सर्जरी दी, और 12th हाउस ने आपको उस सर्जरी की वजह से या उस रोग की वजह से किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी दी, किसी तरह का कोई डिफेक्ट दिया। इसलिए 1, 6, 8, 12 का जब संबंध बनेगा तब ही किसी व्यक्ति को कोई ऐसी डिसीज होगी जो कि आपको डेफिशिएंसी दे सके। पहली चीज, पहला रूल ये आपको समझ में आया। उसके बाद जब ये संबंध बनते हैं तब हम कुंडली को देखकर ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी कोई ऐसी गंभीर बीमारी होगी जिस वजह से इस व्यक्ति का कोई अंग भंग हो सकता है, कोई मेजर सर्जरी हो सकती है, या बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। ये योग अगर बनते हैं। अब बात आती है बाय बर्थ, अगर किसी पर्सन के अंदर कोई डिफेक्ट है तो उस चीज को कैसे देखें, कैसे समझें। इन योगों के साथ अगर कुंडली में सूर्य और चंद्र पीड़ित अवस्था में है, 6, 8, 12 के साथ संबंध बना रहे हैं, तब आप ऐसी कुंडली को देखते ही बोल सकते हैं कि इस पर्सन को बाय बर्थ कोई ना कोई डेफिशिएंसी है, बाय बर्थ कुछ ना कुछ ये पर्सन डिफेक्ट लेकर पैदा होगा। सूर्य और चंद्र क्यों? देखिएगा, जब भी बाय बर्थ किसी पर्सन के अंदर कोई डिफेक्ट आता है, कोई बीमारी आती है, तो वो जेनेटिकल होती है, परिवार से आई होती है। या तो माता की फैमिली से आएगी, माता से आएगी, या पिता की फैमिली से आएगी, पिता से आएगी। ये हेरिडिटी है। तो सूर्य पिता का कारक है, चंद्र माता का कारक है। अर्थात माता पिता या फिर हमारे दादा परदाताओं से कोई ना कोई बीमारी ऐसी आई है जिसने कि पर्सन को फिजिकली डिसेबल बना दिया, जन्म से ही कोई विकृति दे दी। तो जब कुंडली में 1, 6, 8, 12 आपस में संबंध बनाए, सूर्य चंद्र आप पीड़ित हो, पाप प्रभाव में हो, राहु केतु के प्रभाव में हो, तब किसी व्यक्ति को इस तरह की परेशानी आ सकती है। अब राहु केतु भी क्यों? क्योंकि राहु केतु वो 2 मेजर प्लैनेट हैं जो कि हेरिडिटी को शो करते हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही बीमारियों को दिखाते हैं। अब ये रूल्स अगर आप इस कुंडली में लगाएंगे तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा कि क्यों इस पर्सन को बाय बर्थ डिसेबिलिटी मिली। तो ठीक है,
नाड़ी ज्योतिष कहती है कि गुरु ग्रह जीव कारक ग्रह है। गुरु के संबंध जिन भावों से, जिन ग्रहों से बनेंगे, उसी तरह के किसी जातक को अपने जीवन में फल मिलेंगे। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि जब भी आप किसी कुंडली का विश्लेषण करें, तब आप गुरु जिस राशि में बैठा है उस राशि को लग्न मान ले। पहला तरीका यह है। दूसरा, अगर आपके पास किसी व्यक्ति के जन्म का बिल्कुल सही समय उपलब्ध है, तब आप उसके लग्न से भी विश्लेषण करें। तो नाड़ी ज्योतिष का नियम तो गुरु के अनुसार है, और अगर हमारे पास लग्न है तब मैं लग्न से भी उस चीज को वेरीफाई करता हूं। तो यहां पर दोनों ही तरीके से हम इस कुंडली को देखेंगे। सबसे पहले नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार देखेंगे, गुरु के द्वारा, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष के नियम अपने आप में बहुत ही क्लियर है, बहुत ही इजी वे में आपको बहुत ही साफ पिक्चर दे देते हैं कि इस व्यक्ति का लाइफ पैटर्न क्या हुआ, क्यों होगा, इसको कोई डिफेक्ट है तो क्यों है, कोई सुख है तो क्यों है, कोई दुख है तो क्यों है। गुरु की स्थिति आपको बहुत कुछ क्लियरली बता देती है। उसके बाद वेरीफाई करने के लिए आप लग्न पर जा सकते हैं और आपकी जिन जिन चीज़ों में मास्टरी आप सब देख सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले गुरु को देखना चाहिए। मैं अपने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में इन सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में बताता हूँ, और केवल बताता नहीं, ऐसा नहीं जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको रूल्स बता दिए। मैं प्रैक्टिकल होरोस्कोप पे खुद स्टूडेंट से उसकी प्रैक्टिस कराता हूँ, एक्सरसाइज कराता हूँ, पूरे डाउट सेशंस रखता हूँ ताकि उनको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो आप मेरे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के कोर्स ज्वाइन करके इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सीख समझ सकते हैं। बाकी मेरा प्रयास होता है कि आप वीडियो में भी काफ़ी कुछ यूट्यूब के माध्यम से भी सीख पाएँ, किंतु यहाँ पर वन वे कन्वर्सेशन होती है, प्रैक्टिस नहीं हो पाती, तो अपनी लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम गुरु को देखते हैं तो गुरु यहाँ पर तुला राशि में है, और गुरु के राशि स्वामी जो शुक्र है वो गुरु की राशि में है। तो ऐसे में यहाँ पर गुरु और शुक्र के बीच में परिवर्तन है। ठीक है, जब हमने गुरु को लग्न बनाया तो हम देखते हैं कि यहाँ पर गुरु के राशि स्वामी कौन है, शुक्र है। तो यानी कि फर्स्ट लॉर्ड कौन हो गए, शुक्र हो गए। ठीक है, गुरु से 6 भाव के स्वामी कौन है, स्वयं में गुरु है। ठीक, गुरु से अष्टम भाव के स्वामी कौन है, शुक्र है, और गुरु से 12th लॉर्ड कौन है, बुध है। तो हमें जो संबंध देखने हैं कि क्या इस कुंडली में गुरु, शुक्र और बुध के आपस में संबंध बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो हमें यह दिखाता है कि इस कुंडली में कोई गंभीर बीमारी होने के, क्रॉनिक डिसीज होने के, या फिर किसी तरह के डिफेक्ट होने की संभावना है। वो जीवन के किसी भी समय हो सकते हैं। अभी तो हम ब्लाइंडली मानकर चल रहे हैं कि हमें नहीं पता कि इस बच्चे को जन्मजात कोई डिसेबिलिटी है। सबसे पहले हम देखिए तरीका क्या होता है, हमें नहीं पता, मान लीजिएगा ये तो ठीक है, इन्होंने मुझे बताया। अगर मान लीजिएगा ये ब्लाइंड होरोस्कोप है तो हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले हम कुंडली में आपस में संबंध देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि रूल्स हमें प्रॉपरली पता होने चाहिए, भावों के संबंध हमें प्रॉपरली पता होने चाहिए, ग्रहों के कारक हमें पता होने चाहिए, ग्रह किस राशि में बैठे हैं, किस प्रकार से संबंध बना रही है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ दिमाग में फिक्स होनी चाहिए, इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो पहले हम बेसिक रूल्स अप्लाई करेंगे। बेसिक रूल्स अप्लाई करने के बाद हमें एक पिक्चर क्लियर होगी कि इस व्यक्ति की लाइफ में ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे 1, 6, 8, 12 के यहाँ पर किसी प्रकार से संबंध बन रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इस पर्सन को किसी तरह की डिसेबिलिटी हो सकती है, लाइफ में किसी तरह का कोई प्रॉपर डिफेक्ट आ सकता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको कोई जन्मजात बीमारी है, या फिर सामने वाले से कंफर्म करेंगे। तो सबसे पहले जब हम गुरु को देखते हैं, गुरु यहां पर शुक्र की राशि में बैठे हैं, शुक्र के साथ में परिवर्तन कर रहे हैं। जब गुरु और शुक्र का आपस में परिवर्तन होता है, गुरु और शुक्र का आपस में संबंध बनता है, तो 1, 6 और 8 का रिलेशन यहां पर बन जाता है। 1, 6, 8 यानी कि शरीर में कोई बीमारी है, और ऐसी बीमारी है जो कि किसी तरह की डेफिशिएंसी दे रही है, जिस वजह से कोई मेजर सर्जरी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, किसी तरह का कोई डिफेक्ट आ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुरु से 12th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो यहाँ पर गुरु से संबंध नहीं बना रहे। अब गुरु से संबंध नहीं बना रहे तो यानी कि ये कह सकते हैं कि शरीर में कोई गंभीर बीमारी है, क्रॉनिक डिसीज तो है, मगर अंग भंग वाली स्थिति नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे
गुरु से अष्टम भाव में, गुरु से द्वादश भाव के स्वामी बुध तो बैठे हैं, मगर गुरु से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनता। हालांकि गुरु यहां पर वक्री है तो एक पार्शियल संबंध गुरु और बुध का माना जा सकता है, किंतु बहुत डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनता। तो इसलिए यहां पर एक सीधा सा इंडिकेशन आता है कि यहां पर एक क्रॉनिक डिसीज होने की संभावना है, एक ऐसी डिसीज होने की संभावना है जो या तो इसको कोई मेजर एक्सीडेंट दे सकती है, या फिर जीवन भर इसके साथ चलेगी, या इसकी बॉडी पर निशान देगी, किंतु वो डिसीज किसी तरह का डिफेक्ट नहीं दे रही। अब क्योंकि ये बच्चा मेंटली डिसेबल है, मेंटली डिसेबल है तो ऐसा तो है नहीं कि इसका कोई फिजिकल डिफेक्ट है, मेंटली डिफेक्ट है, मेंटली डिफेक्ट है, मगर वहां पर बॉडी का कोई पार्ट नहीं निकला। ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट की वजह से आपके कोई हाथ काट दिया गया, कोई पैर काट दिया गया, कोई उंगली काट दी गई, या आपकी शरीर से कोई अंग निकाल कर उसकी कोई सर्जरी की गई। मान लीजिएगा किसी के पैर की हड्डी भी टूटती है, बहुत खराब हालत में हो जाती है, तो वो हड्डी निकाल कर रॉड्स वगैरह डाल देती हैं, यानी कि अंदर का कोई पार्ट आपका नहीं निकाला गया। और जो डिसीज है वो इस तरह की भी नहीं कि इसको कोई लाइफ टाइम हॉस्पिटल रहना पड़े, ठीक है ना। तो बुध का संबंध यहां पर नहीं बनता, 1/8 का संबंध बनता है, तो ये स्थिति हमें बताती है। हालांकि बुध का ये प्रभाव क्योंकि रेट्रो होकर रहा है तो वो एक दिखाता है कि पार्शियल लेवल पर कोई डिफेक्ट हो सकता है। बुध ने हमें वो पिक्चर क्लियर की। अब हम देखते हैं कि जब गुरु यहां पर शुक्र के साथ में परिवर्तन करता है तो गुरु और राहु का योग हो जाता है। आप देखिएगा, नाड़ी ज्योतिष का नियम है, गुरु जब परिवर्तन करेगा, कोई भी ग्रह जब परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव दोनों ही राशियों में माना जाता है। अब हम देखते हैं कि गुरु यहां पर परिवर्तन करता है तो गुरु किस राशि में माना जाएगा? मीन राशि में। मीन राशि में जब गुरु बैठेगा तो गुरु और राहु की युति बन जाएगी, क्योंकि राहु भी मीन राशि में बैठा है। तो गुरु और राहु की युति अगेन ही हमें दिखाती है कि कुछ ना कुछ गंभीर बीमारी इसके साथ है, क्योंकि 1/8 का भी योग बन गया और राहु तो समय बीमारियों का भी कारक है। तो यहाँ पर सीधी पिक्चर क्लियर आती है कि यहाँ पर इस बच्चे को कोई गंभीर बीमारी है। अब या तो आप सामने वाले क्लाइंट से पूछ लो कि आपके साथ कोई गंभीर बीमारी है क्या, आपके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो आपको सीधी सी बात बता देगा, या फिर आगे आप कुंडली में बाकी ग्रहों को भी देखिएगा। तरीका तो ये होता है कि हम 9 के 9 ग्रहों की स्थिति देखें। हमने यहाँ पर गुरु की स्थिति देख ली, शुक्र की स्थिति देख ली, राहु की स्थिति देख ली, बुध की स्थिति देख ली। अब अगर हमें इस तरह की मेजर डिसीजेस के बारे में आइडेंटिफाई करना है तब हमें, मैंने जैसे कि आपको कहा कि सूर्य और चंद्र को देखना ही पड़ेगा। सूर्य और चंद्र ऐसी बीमारियां देते हैं, या फिर सूर्य चंद्र पर अगर कुंडली में बाकी योग बन रहे हैं और सूर्य चंद्र पर नेगेटिव इंपैक्ट्स आते हैं तो वो बताते हैं कि कोई हेरिडिटी तो नहीं है। हम देखते हैं कि चंद्र यहां पर राहु के साथ में बैठे हैं और सूर्य केतु के त्रिकोण में बैठे हैं। नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार यहां पर सूर्य और केतु का योग बन जाता है। तो चंद्र राहु, सूर्य केतु, गुरु राहु, शुक्र राहु, बुध केतु, शनि राहु, यानी कि लगभग मंगल को छोड़कर लगभग सभी ग्रह राहु केतु के इंपैक्ट में हैं। सूर्य और चंद्र राहु केतु के इंपैक्ट में 1/8 के योग बनते हैं। यानी कि यहां पर स्थिति क्लियर होती है कि इस बच्चे को कोई बाय बर्थ प्रॉब्लम है जो कि जेनेटिकल है। इसके माता पिता को भी मानसिक विकार है। अब लग्न से, जैसे कि मैंने कहा कि आप लग्न से भी इस स्थिति को वेरीफाई कर सकते हैं। अब आप देखेंगे लग्न में ही अष्टमेश बैठे हैं, शनि यहां पर अष्टमेश है, लग्न में बैठे हैं। लग्नेश स्वयं से राहु के प्रभाव में है क्योंकि चंद्र और राहु का योग बना। लग्नेश त्रिकोण से शनि के प्रभाव में है और इस कुंडली के षष्ठेश के साथ में संबंध बनाते हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु के बीच में यहां पर एक्सचेंज है। तो हम यहां पर देखते हैं 1/6-8 का योग बना और वहां पर राहु भी अपना प्रभाव दे रहे हैं। तो ये सारी की सारी स्थितियां बताती हैं कि इस कुंडली में परमानेंट डिसेबिलिटी या फिर क्रॉनिक डिसीज या फिर किसी गंभीर रोग के, ऐसे गंभीर रोग के जो कि, या ऐसे गंभीर एक्सीडेंट के योग बनते हैं जो कि इस व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक पटल पर आजीवन अपना प्रभाव रखेंगे। तो इस तरह से तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि कैसे जाने या क्यों इस बच्चे को इस तरह की बीमारियां हुई।
क्योंकि ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष कहता है कि हमारे साथ आज जो भी कुछ है वो सब हमारे प्रारब्ध का ही फल है। हमारे पूर्व जन्मों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जिस वजह से आज हमें कोई सुख दुख मिला है। और जब कुंडली विश्लेषण की बात आती है तो लोग सामान्यतः पूछते हैं कि भाई इसके लिए कोई रेमेडी है क्या? कोई रेमेडी करके हम इससे मुक्ति पा सकते हैं क्या? अब कुंडली हमें हमारे पूर्व जन्म और पूर्व जन्म के सारे कर्म दिखाती है। क्योंकि एक प्रश्न सीधा सा हो सकता है कि अगर ये बच्चा मेंटली डिसेबल है, बाय बर्थ अगर इसको कोई डिसीज मिली है, तो इस बच्चे ने पूर्व जन्मों में ऐसे कौन से कर्म किए होंगे जिसके कारण कि इसको ऐसे दुख मिले, इसके परिवार को ऐसा दुख मिला। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इस बच्चे का पूर्व जन्म आपके सामने एनालिसिस करूंगा। किन पाप कर्मों की वजह से इस बच्चे को अपने जीवन में इस तरह का कष्ट भोगना पड़ा। जब मेरे सामने कुंडली आई, मैंने सीधा सा पूछा कि क्या इसके पिता की किसी बहन को मैरिड लाइफ में कोई मेजर इशू है, या बहन के साथ भी या उसकी फैमिली में भी कुछ इस तरह के इश्यूज हैं क्या। जब हमारे सामने हॉरोस्कोप आते हैं तो वेरीफाई करने के लिए कुंडली के योग हमें बता देते हैं। क्योंकि पिता की बड़ी बहन यहाँ कौन बनेगा? शुक्र के साथ जिस तरह के संबंध बनते हैं वो सीधा सीधा दिखाते हैं कि पिता की बड़ी बहन की फैमिली भी पूरी तरह से खराब है। अगर हम देखें तो इस पूरी कुंडली को अगर हम देखेंगे जिस तरह से सारे के सारे ग्रह हैं, वो पूरे के पूरे इंडिकेशन ये देखते हैं कि पूरी फैमिली में ही किसी ना किसी तरह के इश्यूज हैं, मेंटली, फिजिकली, किसी तरह की कोई हैप्पीनेस लाइफ में नहीं है किसी के भी। और किस पाप कर्म की वजह से ये है, ये तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ही। अब जो इनका मेन क्वेश्चन था कि क्या इस बच्चे का विवाह होगा या नहीं होगा। अब आपके मन में भी ये डाउट होगा ना कि भाई एक बच्चा है, एक व्यक्ति है जो कि मेंटली डिसेबल है। अब सीधा सा प्रश्न दिमाग में आता है, जैसे कि इनके माँ बाप में था कि भाई माँ बाप के दिमाग में था कि भाई इसका विवाह होगा भी नहीं होगा। अब देखिएगा, भाग्य से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। आपके साथ कितना बड़ा सुख हो, आप कितने भी फिट हो, मगर उसके भाग्य में अगर योग ना हो तो विवाह नहीं होगा। और आपके साथ कितने भी बड़े दुख हो, अगर आपके भाग्य में योग है तो आपका विवाह हुआ। ज्योतिष इसी सिद्धांत पर चलती है। तो हम इस कुंडली में देखते हैं कि शुक्र और गुरु के बीच में परिवर्तन है। ये एक दूसरे से सडाष्टक में बैठे हैं, परिवर्तन करते हैं। किसी भी पुरुष की कुंडली में शुक्र पत्नी का कारक है, गुरु और शुक्र के बीच में सडाष्टक है। पहला इंडिकेशन ही मिलता है कि यहाँ पर विवाह होने में बहुत ज़्यादा समस्या है। और शुक्र और मंगल के बीच में 4-10 का एक्सिस है, दोनों के बीच में राहु केतु का एक्सिस है। तो पहला इंडिकेशन तो मिलता है विवाह होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जो कि नॉर्मली, इसके लिए एस्ट्रोलॉजी की जरूरत भी नहीं है। सीधा सा दिखता है कि भाई बच्चा मेंटली डिसेबल है तो विवाह तो आसानी से नहीं होगा। तो अगर प्रॉब्लम है तो बात आती है तो विवाह होगा या नहीं होगा, डिनायल तो नहीं है। अब अगर हम यहाँ देखेंगे इस कुंडली में, क्योंकि गुरु और शुक्र परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन के बाद शुक्र तुला राशि में आ जाता है, मंगल के त्रिकोण में आ जाता है। योग क्या बन जाता है नाड़ी ज्योतिष के अनुसार? मंगल, शुक्र और गुरु का यह योग अपने आप में इंडिकेशन देता है कि इस बच्चे की कुंडली में, इस लड़के की कुंडली में विवाह के योग है। प्रयास किए जाएंगे तो इसका विवाह होने की पूर्ण संभावना है। उसके बाद सप्तम भाव के स्वामी सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं। यह भी अपने आप में एक ठीक ठाक योग है विवाह के लिए। तो विवाह होने का डिनायल तो इस कुंडली में नहीं दिखता है। हालांकि और कई चीज़ें हैं जो कि दिखती हैं कि विवाह होने में समस्या आएंगी और हो सकता है विवाह के बाद किसी तरह की सेपरेशन जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि गुरु और शुक्र के बीच में सडाष्टक है, मंगल और शुक्र के बीच में राहु केतु का बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस है, पाप ग्रहों का, शत्रु ग्रहों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो बाद में ये परेशानी आ सकती है या फिर बहुत प्रयास के बाद विवाह हो, इस तरह की स्थिति तो है। किंतु ये दिखता है कि इस बच्चे का विवाह हो जाना चाहिए। तो होपफुली आपको आज के इस वीडियो में किस तरह से डिसेबिलिटी देखी जाती है, किस तरह से गंभीर रोग देखे जाते हैं, इसके बारे में काफ़ी कुछ क्लियर हुआ हो। तो जुड़ेगा एस्ट्रो सूत्रा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।